Hello students, now we are discussing Coulomb's law. What is Coulomb's law? According to Coulomb's law, which was given by scientist Coulomb, if 2-point charges Q1 and Q2 are separated by some distance small r, then a force is exerted in between them, which may be attractive or repulsive. According to Coulomb, the force exerting between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges. And according to Coulomb also, F is inversely proportional to square of the distance between them. From 1 and 2 we can write F is proportional to mod of Q1 into mod of Q2 divided by R square. Now a proportionality constant appears here, that is K. Q1 Q2 divided by R square. It is the proportionality constant, also known as electrostatic force constant. K. K जो है इसकी वैल्यू होती है रैशनलाइज्ड MKS सिस्टम में. रैशनलाइज्ड MKS सिस्टम which uses 4 pi 1/4 pi epsilon naught, और इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर. इसके अंदर एक टर्म काम में आ रही है एप्सिलॉन नॉट. ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल permittivity of vacuum और free space और vacuum. Q1 और Q2 के बीच में वैक्यूम था. स्टार्टिंग में हम मान रहे हैं कि Q1 एंड Q2 द इंटरवेनिंग मीडियम इज वैक्यूम. उनके बीच में कोई मीडियम नहीं है और वहाँ वैक्यूम अवेलेबल है. तो इसकी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, इसकी वैल्यू जो होती है वो 8.85 × 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर. और अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाह रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi is equals to 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर इम्प्लाइज एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी. अब इसका डायमेंशनल अगर फॉर्मूला हम लिखें तो चूँकि कूलम्ब होता है एम्पियर इंटू टाइम और न्यूटन होता है न्यूटन इज द फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन और अगेन मीटर स्क्वायर. तो इससे जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है वो बनता है एम्पियर के लिए हम सिंबल A यूज़ करते हैं, टाइम के लिए कैपिटल T, और मास के लिए m, एक्सीलरेशन के लिए L
T2 और अगेन मीटर के लिए L, तो L2, तो इसके लिए हो जाएगा M-1 L-3 और T-2 और एम्पियर। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, एम्पियर इंटू टाइम, मास और एक्सीलरेशन L/T² और L², करेक्ट। इट इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ये। अब ये एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी? वैसे थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ मैं कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम रिप्रेजेंट्स द सेंसिटिविटी ऑफ मीडियम टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को जो कोई मीडियम इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को कोई मीडियम पास होने की के लिए जो सेंसिटिविटी होती है उसको हम जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। या फिर हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को यूँ भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो इंटरवीनिंग मीडियम होता है वो कितना अफेक्टेड होता है, उससे उस चीज़ से रिलेटेड ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इफ Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव, यानी Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0, तो उनके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होगा, फोर्स अट्रैक्टिव रहेगा। और इफ Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव, देन फोर्स वो रिपल्सिव हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। इसके बाद अगर Q1 नेगेटिव और Q2 नेगेटिव, तो अगेन फोर्स है जो रिपल्सिव होगा, फोर्स इज रिपल्सिव। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट इफ ग्रेटर देन 0, then force repulsive, and if Q1 Q2 is less than 0, then force is attractive। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे +2 कूलम और +3 कूलम, इनका प्रोडक्ट है 9 और 9 इज ग्रेटर देन 0, और चूंकि ये पॉजिटिव है इसका मतलब रिपेयर। और सिमिलरली +2 कूलम -3 कूलम, तो -6 कूलम और -6 न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है विच इज लेस देन 0। तो यह न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे +2 और +3 उनके मैग्नीट्यूड, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू विथ +- साइन, वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो उनके बीच में फोर्स रिपल्सिव होगा, और अगर उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे -6 अगर वो नेगेटिव है तो फिर उनके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव टाइप का होगा, फोर्स अट्रैक्टिव टाइप का होगा। अब इसमें कूलम्स लॉ के अंदर एक दो बातें हैं जिसको हमको कंसिडर करना चाहिए। फर्स्ट तो ये है, इट इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। important facts, it is true for point charges only। अब what do you mean by point charge? point charge से आपका क्या मतलब है? point charge से मतलब है कि चार्ज कैरिंग बॉडीज, जैसे लेट मेटल के स्फीयर के ऊपर चार्ज है, जैसे ये मेटल का स्फीयर होल्ड करता है
+1 कूलम चार्ज, और ये मेटल का स्फीयर होल्ड करता है +1 माइक्रोकूलम, और ये जैसे +2 माइक्रोकूलम, और उनके दोनों के सेंटर्स के बीच का सेपरेशन R है। अब हम इन दोनों चार्जेस को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। अगर जिस बॉडी पे चार्ज है, जैसे यहाँ स्फीयर्स है, तो उनकी डायमीटर जो है, डायमीटर वो वेरी लेस देन स्मॉल r। स्मॉल r इज द सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स ऑफ द टू स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस। तो डायमीटर अगर है जो r के रेस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है, तो ये चार्जेस पॉइंट चार्ज टाइप ट्रीट किए जा सकते हैं। इट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चार्ज कैरिंग बॉडीज़ की डायमेंशंस अगर उनके सेंटर्स के बीच के चार्जेस के जो सेंटर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत स्मॉलर है, तो उनको पॉइंट चार्ज टाइप ट्रीट किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि न्यूटन्स लॉ को वेरीफाई किया जा चुका है। इट इज़ वेरीफाइड ओवर atomic distance that is nearly diameter of an atom 10⁻⁻10 meter to 10 meter to macroscopic level, यानी उसको 10⁻10 मीटर से मैक्रोस्कोपिक लेवल यानी लेबोरेटरी लेवल तक है जो इसको वेरीफाई किया जा चुका है। अब न्यूक्लियस के अंदर भी ये वैलिड होता है ये फॉर्मूला, लेकिन चूंकि लेबोरेटरी लेवल के अंदर हम न्यूक्लियस इज ए मिस्ट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट हैड बीन मिस्ट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो उस समय जो इसका वेरिफिकेशन हुआ था वो एटॉमिक डिस्टेंस जो कि लगभग एटम की साइज 10⁻10 मीटर से मैक्रोस्कोपिक लेवल यानी 1 मीटर, हाफ मीटर, 2 मीटर उनके लिए वेरीफाइड है। इसके बाद थर्ड इसके बारे में जो फैक्ट है वो ये है कि कूलम्स लॉ के सिमिलर फॉर्मूला ग्रेविटेशन के अंदर भी है कि F = Gm1m2/r²। ये फॉर्मूला बिल्कुल आइडेंटिकल है कूलम्स लॉ के फॉर्मूले के सिमिलर। ये फॉर्मूला है कि Q1Q2/r²। ऐसा वैसे ही फॉर्मूला ग्रेविटेशन में भी है। हालांकि ग्रेविटेशन का जो कांस्टेंट है इट डजंट डिपेंड अपॉन मीडियम, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, लेकिन के जो है हमारा ये के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन इंटरवीनिंग मीडियम, इंटरवीनिंग मीडियम पे ये डिपेंड करता है। थोड़ा और डिस्कस करते हैं इस रूल के बारे में। कूलम्स लॉ के अंदर ये जो कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, दैट इज Q1 Q2 r², ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक force constant you can call it as electrostatic force constant also, it is the proportionality constant. अब if vacuum is there between charges, अगर चार्जेस के बीच में वैक्यूम है तो फिर k की वैल्यू जो है वो दी जाती है 1/4πε0। ε0 एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट
इलेक्ट्रिकल permittivity of free space और वैक्यूम कहलाती है। इसकी वैल्यू जो है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरड पर मीटर। फैरड इज द यूनिट फॉर कैपेसिटेंस, यूनिट फॉर कैपेसिटेंस, जिसको हम आगे वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये कैपेसिटेंस की यूनिट है। और अगर इसको और हम इजी करके लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट एज since 1/4πε0 equals to 9 into 10⁻⁹ 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर implies ε0 की तो यूनिट जो होगी वो हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, जिसको आप फैरड पर मीटर भी कह सकते हैं। फैरड पर मीटर, फैरड इज द यूनिट फॉर कैपेसिटेंस। और इन दोनों में कनेक्टिविटी है जो एस्टेब्लिश की जा सकती है, लेकिन हम यहाँ इसको अवॉइड करेंगे। बाद में मैं आपको बताऊंगा ये और ये यूनिट बहुत आर द सेम यूनिट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन सम मीडियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द चार्जेस। अगर चार्जेस के बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में व्हाट मैक्स इफेक्ट ऑन द फोर्स, फोर्स के ऊपर है जो क्या इफेक्ट उसका आता है। नाउ इफ सम मीडियम is present in between the charges, then we can write हम कूलम्ब्स लॉ को हम इस टाइप से लिख सकते हैं क्या Fm, m stands for medium, that is 1/4πε. Epsilon is the absolute electrical permittivity of that intervening medium, that is Q1 Q2 upon R square. And we already know that for vacuum F0, we are using F0 for vacuum, that is 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. Now we can assign equation 1 is equation 2. Now we divide the equation 2 by equation 1. हम equation 2 को equation 1 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नाउ F0 by Fm हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 by R square और 1/4πε Q1 Q2 by R square. नाउ Q1 Q2 by R square से Q1 by R square कैंसिल हो जाएगा और 1/4πε0 इंटू 4πε by 1, 4π से 4π कैंसिल, दैट इज ε/ε0। ये जो फाइनल रेशियो जो हमारे पास आया है दैट इज F0 by Fm, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ε0,
इसको हम रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये जो रेशियो है उसको रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं, और आप इसको एप्सिलॉन आर से शो कर सकते हैं, और कभी कभी इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, वो जो इंटरवीनिंग मीडियम है उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब एप्सिलॉन आर के लिए आप डेफिनेशन के तौर पे डायरेक्टली ये भी कह सकते हो, व्हाट इज एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस placed in vacuum to the force between the same charges when vacuum is replaced by some intervening medium. That is the epsilon r. It is the force between two charges separated by some distance to the force between the same two charges separated by the same distance in that intervening medium. Or it can also described as epsilon by epsilon naught. It is the ratio of absolute electrical permittivity of intervening medium to the absolute electrical permittivity of vacuum or free space. अब इनकी कुछ वैल्यूज, इस ये जो कांस्टेंट है दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसकी वैल्यूज डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, for vacuum, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.00000, इसके बाद फॉर एयर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.0006, फॉर हाइड्रोजन अगर दोनों के बीच में पॉइंट चार्जेस के बीच में हाइड्रोजन प्रेजेंट है एज ए मीडियम तो हो जाएगा 1.00026, फॉर ग्लास इंसुलेटिंग मीडियम उसके लिए है जो 3 to 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू लाइज इन बिटवीन 3 to 4, एंड फॉर माइका epsilon r lies in between 3 to 6, for pure water epsilon r is 81, epsilon r की वैल्यू 81 है। और वेरी इंपॉर्टेंट for metal, if metal is present in between the charges, metal like copper, aluminium, silver, then epsilon r is infinite. Epsilon r is infinite for metal. यानी अगर है जो दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में अगर कॉपर प्रेजेंट है एज ए मीडियम, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये Q1 है और ये Q2 है और इनके बीच में एज ए मीडियम कॉपर की स्लैब रख दी गई है, कॉपर, देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला F0 अपॉन Fm इक्वल्स टू एप्सिलॉन r implies Fm इक्वल्स टू F0 अपॉन एप्सिलॉन r और Fm इक्वल्स टू F0 एप्सिलॉन r सिंस कॉपर इज प्रेजेंट दैट इज मेटल इंफिनिटी, तो Fm बिकम्स 0, इनके बीच में फोर्स 0 हो जाता है, यानी उनके बीच में फोर्स नहीं लगेगा। एक्चुअल में Q1 और Q2 के बीच में जो फील्ड होता है कॉपर उसको एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर देता है, इसके अंदर इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो इसके इंटीरियर में एक फील्ड बनता है जिसकी फील्ड लाइनों की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होती है,
और Q1 से Q2 की ओर एक ऑलरेडी Q1 से Q2 के बीच में एक फील्ड एग्जिस्ट होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, इस वजह से ये फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. इट इज द कूलम्ब्स लॉ. नाउ we will decide the unit of charge. So far we haven't decided the unit for charges. The SI unit of charge is coulomb. SI unit of charge is coulomb. ऐसा यूनिट चार्ज की कूलम्ब है. अब कूलम्ब को कैसे डिफाइन करेंगे? अब चूंकि हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं, तो वी नो दैट F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. और ये रिलेशन है इन वैक्यूम के लिए रिलेशन है. अब हम जानते हैं कि K इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है. तो हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें. इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R इक्वल्स टू 1 मीटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस आर द सेम और दे आर आइडेंटिकल. Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q, आइडेंटिकल चार्जेस है. Q1 Q2 आइडेंटिकल है. And if they exert force of repulsion equals to 9 into 10 की power 9 Newton, then magnitude of each charge will be 1 कूलम्ब. अगर दो आइडेंटिकल चार्जेस Q1 और Q2 जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर उनको 1 मीटर सेपरेशन पे रख दें और अगर वो एक दूसरे पर 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो, तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड 1 कूलम्ब के बराबर माना जाएगा. इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं हम. F, since they are exerting 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन फोर्स, K again has value 9 into 10 की पावर 9, Q1 and Q2 each equals to Q, so it is Q square and R is 1 meter, so 1 का square implies Q square equals to 1 implies Q equals to plus minus 1 कूलम्ब. तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इफ टू चार्जेस विच आर आइडेंटिकल प्लेस्ड 1 मीटर सेपरेशन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड इफ बोथ एक्सर्ट 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन फोर्स ऑन ईच अदर, फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन ईच अदर बिकॉज चार्जेस आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम्ब. हर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्ब, दोनों की +1 भी हो सकती है, दोनों की -1 भी हो सकती है. तो ये चार्ज की है जो ऐसा यूनिट कूलम्ब है. चार्ज की सीजीएस यूनिट जो है वो है स्टेट कूलम्ब, जिसको आप फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं, जो साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के ऑनर में दी गई है. Hence in CGS the SI unit, sorry, in CGS state coulomb, state coulomb is the unit. Now what is the relation between SI unit and CGS unit of charge? CGS unit, तो 1 कूलम्ब
इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। थ्री इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। ये जो इसकी सीजीएस यूनिट है स्टेट कूलम, और ऐसे यूनिट इसकी ऐसे कूलम है। इसके बाद कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी हमको डिस्कस कर लेना चाहिए। व्हाट इज द कूलम्स लॉ इन इट्स वेक्टर फॉर्म? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? इट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इट इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और चार्ज Q1 और Q2 इनके पोजीशन वेक्टर्स Q1 और Q2 इनके पोजीशन वेक्टर्स इस गिवन फ्रेम में दिए जा सकते हैं। वेक्टर R1 एंड वेक्टर R2, और ये ओरिजिन है। लेट Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस जो है वो है R। अब Q1 और Q2 चूंकि सेम नेचर के हैं तो दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। Q1 पे Q2 एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है, वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज R12 cap। R12 cap it is the unit vector which is directed from charge Q1 to charge Q2 in the direction of charge Q1 to Q2। Q1 से Q2 वाली डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है। इसलिए इसी टाइप से Q2 Q1 पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा और उसकी डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर से दी जाती है R21 कैप। R21 कैप, R21 कैप की डायरेक्शन Q2 से Q1 वाली डायरेक्शन में है, और इनके बीच के सेपरेशन को हमने R रख लिया है। और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। नाउ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 पर Q1 के कारण फोर्स, दैट इज, मैं इस फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, मैंने एक एरो लगाया है, वेक्टर F21 यानी Q1 के कारण Q2 पर फोर्स। ये एरो इस बात को बताता है, ये एरो इस बात को बताता है Q1 के कारण Q2 पर फोर्स, दैट इज K Q1 Q2, और आप इसको लिख सकते हैं R²। अब Q2 पे फोर्स है जो लग रहा है R12 कैप की ओर, इसलिए हम लिख देंगे R12 कैप। ये फोर्स ऑन, इसको मैं आपके कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूँ, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये मैंने लिख रखा है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। In the similarly F12 Q1 पे Q2 के कारण फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Q2, ये हो जाएगा K Q1 Q2 R², और इट इज डायरेक्टेड अलोंग R21 कैप, R21 कैप, R21 कैप की ओर ये फोर्स वर्क करेगा। नाउ वी नो दैट R12 कैप इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ R21 कैप। ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड यूनिट यानी 1 होता है,
और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है। ये वाला यूनिट वेक्टर और ये वाला यूनिट वेक्टर, इनके मैग्नीट्यूड दोनों ही 1 है। ये जनरली यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन शो करने के लिए काम में आते हैं, ये हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो r12 कैप और माइनस r21 कैप ये है जो अपोजिट वेक्टर्स हैं। अब r12 कैप की जगह इस इक्वेशन में मैं अगर माइनस r21 कैप लिख देता हूँ तो मेरा रिलेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा, F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2 R स्क्वायर, R12 कैप की जगह माइनस R21 कैप मैंने रिप्लेस किया है। अब इस वाले नेगेटिव साइन को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं लेफ्ट साइड में, LHS साइड में, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 R स्क्वायर R21 कैप। अब मैं इस LHS साइड को इस LHS साइड से कंपेयर करूं तो इस RHS साइड, इस इक्वेशन की RHS साइड से कंपेयर करूं तो इनकी RHS साइड इन दोनों इक्वेशन की सेम है। इसका मतलब मैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए लिख सकता हूं कि F12 यानी Q2 के कारण Q1 पे फोर्स इक्वल्स टू माइनस वेक्टर F21 यानी Q1 के कारण Q2 पे लगने वाले फोर्स के इक्वल और अपोजिट होता है। यानी बोथ फॉलोज न्यूटन्स, बोथ दिस रिलेशन फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड इन कूलम्स लॉ आल्सो। कूलम्स लॉ के अंदर भी है जो न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड है। तो बच्चों ये बात तुम्हारे को समझ में आई होगी कि Q1 और Q2 के बीच में सेपरेशन R है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। प्रेजेंट केस में मैंने Q1 और Q2 को आइडेंटिकल लिया है, उनकी नेचर सेम है, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उनके लिए एक्सप्रेशन मैंने इस टाइप से लिखे हैं। Q1 के कारण Q2 पे फोर्स इस एक्सप्रेशन से, Q2 के कारण ये Q1 पे फोर्स इस एक्सप्रेशन से, और ये प्रोसीजर हमने फॉलो करने पर हमारा फाइनल रिजल्ट आता है अगर वेक्टर F12 इज नेगेटिव ऑफ F वेक्टर F21। यानी दोनों फोर्स, ये हालांकि ये फोर्स सेपरेट, उनके बीच में सेपरेशन अवेलेबल है और दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस रखते हुए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इनके बीच का सेपरेशन R है एंड दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर, बट न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड इन दिस केस ऑल्सो। तो इसका मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ इज द बेसिक लॉ ऑफ द नेचर, वो हर टाइप के फोर्सेस के लिए जो वैलिड है। तो यह न्यूटन्स थर्ड लॉ कूलम्स लॉ के लिए भी वैलिड है। इट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर